वेव की इक्वेशन क्या है, जो आपने 11th तक इक्वेशंस पढ़ी थी उनको भी हमने आपको याद दिलाया था। जनरल इक्वेशन वेव की जैसा कि हमने लिख रखा है y - x/v से v के रूप में लिखा था। एक बात और इसमें ऐड कर लीजिए तब और ज़्यादा जनरल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही कंसीडर किया जाए। कई बार जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है। तो जहाँ पर माइनस एक्स लेंगे तो यहाँ पर प्लस x/v होगा। तो ज़्यादा जनरल इक्वेशन वेव की ये होगी y = f t - x/v प्लस g t - t प्लस x/v। ये वेव की इक्वेशन आप और माइंड में रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको हम बताना भूल गए थे तो मैंने सोचा कि इसको भी आपको, चूँकि बुक में आप देखेंगे कहेंगे इसमें सर ने कुछ इसके बारे में बात ही नहीं करी, तो मैंने ये सोचा कि आपके सामने इस बात को भी रखा जाए। उसके अलावा जो बातें और इंक्लूड हो सकती हैं उनको भी इंक्लूड हमें करना चाहिए। ठीक है, तो हमने इंक्लूड कर ली। और जो पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन था वो हमने आपको बता ही दिया था, क्योंकि डिस्कस करने के लिए ये काफ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में दोबारा रिपीट करके नहीं लिखा। इसके बाद अगर आप ये तो वन डायमेंशन में हमने लिख ली, जब पॉइंट सोर्स होता है तो ऑल अराउंड एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल है तो हम 3 डायमेंशनल वेव भी लिख सकते हैं। अब समस्या ये है कि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी तो देवर 2y/x² = v² देवर 2y/t²। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। अगर हम 3 डायमेंशनल वेव शो करना चाहते हैं तो कैसे करें? ये तो 1 डायमेंशनल है। अब देखिए हमने x को डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव कंसीडर कर ली, ठीक है, और y हमने पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन का डायरेक्शन कंसीडर किया हुआ, चाहे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो और चाहे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो। दोनों ही स्थितियों में हमने पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को y कंसीडर किया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम z ले लेंगे, फिर x y z 3 दिखाएंगे, वो बनेगा नहीं मामला। तो एक हम लोग वेव फंक्शन साई कंसीडर करते हैं 3 डायमेंशन के लिए। वेव फंक्शन ये क्वांटम मैकेनिक्स में तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। माने y के बजाय हम वेव फंक्शन साई कंसीडर करते हैं। तो अगर 3 डायमेंशन लिखना है तो फिर 3 डायमेंशन हमारी ओपन हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमारी x भी होगी, इसमें y भी होगी और z भी होगी। 3 डायमेंशंस के अलोंग वेव का प्रोपेगेशन हम शो कर सकते हैं। और जो पार्टिकल के वाइब्रेशन का दिखाने का है, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो पार्टिकल को ऑब्जर्वेबल मानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में प्योरली एक मैथमेटिकल फंक्शन हो जाता है वेव फंक्शन साइन। तो हम ऐसी स्थिति में लिखते हैं देवर 2sin अपॉन देवर x² प्लस देवर 2sin अपॉन देवर y² प्लस देवर 2sin अपॉन देवर z²। All the 3 direction of propagation of wave have been considered. पार्शियल है
एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू साइन अपॉन नंबर t स्क्वायर। ध्यान रहे हमने y माने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वीक पोजीशन हमने इक्वल टू साइन 1 अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है उसको भी मैंने आपके सामने रख दिया, क्योंकि कोई दुविधा नहीं है। 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम एक्स वाई जेड कंसीडर करते हैं, तो ये एक्स वाई जेड जो डायरेक्शन है हमने वेव के प्रोपिगेशन के लिए कंसीडर करी, और जो साई है वो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए कंसीडर किया। अगर ये क्लासिकल वेव है तो, मैकेनिकल वेव है तो, अब क्वांटम मैकेनिकल वेव है तो वेव फंक्शन अपने आप में सफिशिएंट है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि a प्लस आई बी टाइप का होता है। कभी सुना आपने? कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में होता है, उसका जो साई स्टार है वो रियल नंबर होता है, या साइन मॉड स्क्वायर रियल नंबर होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ लागू होती है? ऐसे पार्टिकल्स की के साथ वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है जो ऑब्जर्वेबल हैं, जिनके लोकेशन एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हो पाते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर स्पेस कैन ओनली बी डिफाइंड। तो उसी के लिए हम वेव फंक्शन साई कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव जो बताएंगे आप वो क्वांटम मैकेनिकल। कोई पार्टिकल चल रहा है, एटम चल रहा है, आयन चल रहा है, जैसा आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ा है, पार्टिकल भी है वेव, वो एग्जैक्टली लोकेट नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में हम क्वांटम मैकेनिकल वेव बनाते हैं, और एडवांस में जाएंगे तो उसकी जो वेव इक्वेशन है स्पेशली श्रोडिंगर ने निकाली है, और वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। ओके, मैं यहाँ पे उसको ज़्यादा डिटेल में ना डिस्कस करके ये हमने आपको बताने की कोशिश करी कि 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका और है लिखने का छोटे रूप में, इसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर साई इक्वल टू, ये 1 अपॉन v स्क्वायर होगा ना, 1 अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू साई अपॉन इक्वल t स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव इन 3 डायमेंशन। ये मैंने इसलिए बताया, कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ दिया जाए तो सर ने तो बहुत ज़्यादा लेवल हमारा बढ़ाया नहीं, कुछ चीज़ें छोड़ दी, उसी में क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। ठीक है, तो आपको 3 डायमेंशनल वेव भी बता दी हमने। 1 डायमेंशनल वेव का जो जनरल इक्वेशन था, 2 फंक्शन हमने एफ और जी लेके, जिसमें पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों को हमने इंक्लूड करके समझा दिया था। जहाँ तक वेव की जो इक्वेशंस हैं 12th लेवल की, वो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर दी। अब जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम इक्का दुक्का आपके सामने रखते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको कर रहे हैं। थोड़ा भी वीक है तो वो कंपेयर करके समझ लेंगे, जो आप जिसको आता है वो तो आता है। एक इक्वेशन गिवन है, सेकंड में y इक्वल टू 8 साइन 2 पाई e अपॉन 0.05। एग्जाम्पल शॉर्ट एग्जाम्पल 2 है, -0.5x प्लस 2
और साथ में इन्होंने सेंटीमीटर लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है CGS में है, सेंटीमीटर ग्राम और मीटर में नहीं। तो अब ये चाहते हैं फाइंड, उससे में पूछा जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसी महंगी चीजें बढ़ जाती हैं। आपसे कहा जाए कि एम्पलीट्यूड बताइए। दूसरी चीज इसमें पूछी गई है फ्रीक्वेंसी। तीसरी वेलोसिटी, वेवलेंथ। देखिए क्वेश्चन लिखने का एक फायदा हुआ, वेव नंबर, इसको हमने डिस्कस नहीं किया। पहले आप सुन लीजिए वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर जैसे हमने प्रोपेगेशन कांस्टेंट एक चीज आज भी कर, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको बहुत अच्छे से एडवांस लेवल पे लैम्डा के बजाय प्रोपेगेशन कांस्टेंट के जो कि 2 पाई बाई लैम्डा से डिफाइन किया जाता है। वेव की इक्वेशन भी प्रोपेगेशन कांस्टेंट के रूप में लिखी जाती है। बताया था जैसे y = a sin ωt - kx, बताई थी ना। दूसरी एक क्वांटिटी और है जो कि आपको पता होनी चाहिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। इसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? न्यू बार से। और इसकी वैल्यू होती है 1/n। ठीक है, इसको भूलिए नहीं। ऑब्जेक्टिव पेपर सिर्फ आपका यही नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मोस्टली में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। अगर आपने एक छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दी हैं तो आपके एक आध क्वेश्चन जो है ना स्लिप होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो अब इसमें इस इक्वेशन को समझाने के लिए इन्होंने इक्वेशन एक जनरल वाली लिखी है कंपेयर करने के लिए। तो हम लोग ये जानते हैं y = a sin 2 पाई बाई लैम्डा dt - x। और एक इनिशियल फेज जो हमने कंसीडर नहीं किया है, वेव में भी कंसीडर जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में कर लिया जाता है, कर लेते हैं जैसे कि इसमें है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन में इसने इनिशियल फेज नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंपेयर करके इस रूप में आप लिख सकते हो इस इक्वेशन को। तो हम y को कांस्टेंट कह दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, y = a sin 8 sin 2 पाई, ये जो लिखी हुई है यहाँ 0.5x, इसमें देखिए x अकेला लिखा है। तो इस बाहर अगर कंपेयर कर रहे हो तो ये 0.5 को हटाना पड़ेगा तभी ये फ्री हो पाएगा। उस 0.5 को हम बाहर ले गए, 0.5 को हमने बाहर लिया। अब यहाँ पे अगर आपने जो BT लिखा हुआ है, BT में क्या लिखा हुआ है अंदर 2 पाई 0.5 हो गया हमारा T/0.05 है, लेकिन 0.5 को यहाँ से भी बाहर लेना पड़ेगा। ये 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 से डिवाइड करोगे तो ये 0.25 हो जाएगा। T/0.025 - x प्लस ये इक्वेशन। अब आप आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, कैसे दोगे? एम्पलीट्यूड सामने सामने दिख रहा है तो a = 8 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v/λ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है v/λ। अब इसमें देखिए ये 1/0.025 अगर कंपेयर करोगे तो वेलोसिटी है और लैम्डा है 1/0.5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 2 पाई
वो 0.1/0.5। अगर वेवलेंथ निकाली जाती है तो वेवलेंथ नहीं पूछी, इसमें वेवलेंथ नहीं पूछी जा सकती है? ठीक है, पूछिए। अच्छा, वेवलेंथ पूछिए, राइट। तो इस तरीके से आप खुद निकाल के हमें बताइए, मैं क्यों करूँ? आप खुद ही कंपेयर करके निकालिए। इनकी फ्रीक्वेंसी निकली है 200 हर्ट्ज, वेव नंबर लैम्डा कितना निकला है इनका? 2 सेंटीमीटर निकला है। देखिए, सही निकला है 2 सेंटीमीटर। वेव नंबर क्या निकला है? देखो, इनका आंसर हमें ठीक नहीं लग रहा है। इन बार को इन्होंने लिखा है 1/2, तो लिखा है सही लिखा। तो 1/2 जो है कितना हो रहा है? 0.5 यूनिट जो है इसकी क्या आएगी वेव नंबर की? अरे इन्होंने सेंटीमीटर लिख दी है, क्या सेंटीमीटर? लैम्डा की है तो 1/λ की नहीं रहेगी। हाँ, सेंटीमीटर इनवर्स, ये चीजें चेक करनी है। बुक में भी छपी हुई चीजों को 100% सच नहीं मान लेना चाहिए। भाई लैम्डा की यूनिट है सेंटीमीटर, तो 1/λ की क्या होगी? सेंटीमीटर। इस तरीके से करेक्ट करके ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब इसी तरीके से इस टाइप की जो आपके इंटर वाली बुक में हों या इसमें अनसॉल्व हों, ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? कुछ ऐसे सिंपल से भी सम है लाइट से संबंधित। अब मैं एक दूसरा फैक्टर कंसीडर करने जा रहा हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको बता दूँ। एक सैंपल के तौर पर हमने लिया है कि वेव की इक्वेशन कितनी होगी, उससे रिलेटेड यहाँ पे 1 या 2 चीज़ें पूछी, पूरी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं। लेकिन जब आप अनसॉल्व पेपर इसके देखोगे तो इक्वेशन दी होगी, 1 या 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, और जो ऑप्शंस होंगे ABCD या 1 2 3 या जो भी होंगे, तो उसमें एक सही आंसर होगा, 3 जो है गलत वैल्यूज लिख देते हैं। तो आपको सॉल्व करके तो देखना ही पड़ेगा, कंपेयर करके तभी आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को मोस्टली बच्चे जरा सी भी फिजिक्स वेव्स जानते हैं, इसको जरूर करते हैं। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेगा एग्जाम, इससे सब मिलता जुलता। अब मैं नेक्स्ट जरूरी चीज बताने जा रहा हूँ, वो है एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसमिशन। एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी डेंसिटी, in a plane progressive way। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रेसिव वे भी पढ़ रहे हैं, जो मीडियम में आगे प्रोग्रेस करती है। लेकिन साथ साथ ये समझ लीजिए कि हम लोगों को बाद में वो भी पढ़नी है स्टेशनरी वेव, एक दिन में उसको भी कर लेंगे। तो एनर्जी जो है क्या होती है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी होती है, वैसे ही इसमें भी एनर्जी होती है। ठीक है, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। अगर आप एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी कि नहीं होगी? तो अब हम लोग पूरे डेरिवेशन तो नहीं करेंगे। अगर हम ये कहें, हम लोग ज़्यादातर साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स वैसी होती है, कैसी लॉन्गिट्यूडनल टाइप की। सपोज करते हैं हमने डेल्टा एक्स मीडियम में, क्योंकि आगे की ओर बढ़ती है, जाती चली जाती है, तो हमने डेल्टा एक्स हमने लिया, इसकी जो है थिकनेस, ठीक है, और मीडियम की डेंसिटी भी होगी। तो मास क्या होगा? मास होगा
रो इंटू डेल्टा एक्स, होगा या नहीं होगा? डेंसिटी, और अगर एरिया हमने यूनिट ले लिया है तो ठीक है, तो रो इंटू डेल्टा एक्स के रूप में आप लेयर का मास ले लेंगे। भाई जो एनर्जी फ्लो हो रही है एनर्जी डेंसिटी के लिए, एनर्जी किसी लेंथ में होगी और एक यूनिट एरिया से आगे बढ़ने वाली होगी, तो हम रो इंटू डेल्टा एक्स ले लेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या कहोगे? आप एम वी स्क्वायर कहते हो, तो एम की जगह तो आपने लिख दिया रो डेल्टा एक्स, और वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? पार्टिकल की वेलोसिटी मैकेनिकल वेव में कंसीडर करोगे, वही तो एनर्जी है, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की ओर भागती है, तो डेवर वाई अपॉन डेवर टी का। अब यहाँ पे क्या होगा? डेवर वाई अपॉन डेवर टी का होल स्क्वायर। अगर वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस टी एक्स आप ले लेते हो, या 2 पाई का लैम्डा वी टी माइनस एक्स ले लेते हो, तो डेवर वाई अपॉन डेवर टी से निकालोगे और उसका होल स्क्वायर यहाँ लिख दोगे। हमने रास्ता बता दिया, मैं कोई मैथमेटिक्स करने नहीं जा रहा, बेसिक दे दिया है, हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है। वेलोसिटी कैसे आएगी? डेवर वाई अपॉन डेवर टी से, और वाई आपको पता है वेव इक्वेशन से, उससे डेवर वाई अपॉन डेवर टी कॉस के रूप में आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन उसमें गोला मार के रट लेना, अगर कहीं पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में। हम इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है, शायद ये ना पूछा जाए। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एफ डी वाई से निकाली जाएगी इंटीग्रेशन से, तो हम सीधे सीधे एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी निकाल के लिखता हूँ। एरिया ऑफ द लेयर हमने यूनिटी ले लिया था, तो काइनेटिक एनर्जी उस लेयर का, जो लेयर हमने एज्यूम करी है ना स्पेस में, उस लेयर की काइनेटिक एनर्जी हो गई, उसी की पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर करेंगे, जिसकी यूनिट एरिया है, थिकनेस डेल्टा एक्स है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज रो, डेंसिटी जानते हैं हिंदी वाले, घनत्व होता है, राइट। तो अब इसमें जो है जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकल के आएगी रो डेल्टा एक्स बाई 2 पाई बाई डेल्टा वाले इक्वेशन से हमने किया है 2 पाई बाई डेल्टा वी टी माइनस एक्स, तो 2 पाई वी ए अपॉन डेल्टा 2 पाई वी ए अपॉन डेल्टा होल स्क्वायर, 2 पाई बाई डेल्टा वी टी माइनस एक्स होता है, तो 2 पाई वी अपॉन डेल्टा उसमें आ ही जाएगा, ए पहले से था, है ना। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे डेवर बाई अपॉन डेवर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई डेल्टा वी टी माइनस एक्स, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का इसी तरीके से हम लिखेंगे, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी का रो डेल्टा एक्स बाई 2 पाई वी ए लैम्डा, ये वही सेम चीज रहेगी, 2 पाई वी ए अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर, इसमें साइन स्क्वायर रहेगा, पाई बाई डेल्टा वी टी माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैं ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिजिक्स इसकी जाननी जरूरी थी, इसलिए मैंने नोट कराया। इम्पोर्टेंट क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द लेयर पर यूनिट एरिया, टोटल, ये इम्पोर्टेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ द लेयर, लेयर आपने समझ लिया कौन सी थी?
ये डेल्टा एक्स मोटा है पर यूनिट एरिया इक्वल टू के प्लस यू जब करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आएगी हाफ 2 पाई एन ए होल स्क्वायर इनटू रो डेल्टा एक्स। ये ठीक है, कोई दिक्कत? इसको आप रद्द कर सकते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा यूज ये होता है, टोटल एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू, इसको आप रख लीजिए, ये पहले से आ जाते हैं 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एन माने फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखिएगा, के स्क्वायर रो सॉरी रो, ये ध्यान रखिएगा। इसी पे बेस हम आ सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में निकाली थी, वो कितनी होगी कॉमन सेंस से बताएं। आधी बढ़ जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ध्यान आए पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम यूनिट नहीं करोगे तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, मैं बोल पहले रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, अब बोले दे रहा हूँ, इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, बस ये याद है। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको लापरवाही में छोड़े नहीं, इनको जरूर अच्छे से कर लें रिवाइज, और जब आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे तब मुझे मेरी बातें आपको याद आएंगी कि क्या कह रहे थे, ठीक है। अब एक और चीज है, इसको इन्होंने ये टोटल अगर कर दोगे टोटल एनर्जी तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएंगे, वो चीज जोड़ हो जाएगी। अब एक और शब्द रखना होगा आपको, एनर्जी फ्लक्स, मिटा दो इसको। एनर्जी फ्लक्स और एनर्जी करंट एक ही सब चीज है। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको एनर्जी फ्लक्स पूछा जाए या एनर्जी करंट पूछा जाए, दोनों एक ही मतलब निकलता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इसमें इन्होंने डेफिनेशन भी लिखी है, कोई प्रोग्रेसिव वेव द क्वांटिटी एनर्जी फ्लक्स और एनर्जी करंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनर्जी डेंसिटी। अभी डेफिनेशन नहीं है। द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, भाई एनर्जी का ट्रांसमिशन ही तो हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी across unit area, across unit area of the wave front। वेव फ्रंट मैंने पढ़ाया नहीं, पहले से अपने आप पढ़ लीजिएगा। अब ये बताइए पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। लाइन सोर्स का सिलिंड्रिकल। और इनफाइनाइट से जा रहा हो तो, या प्लेन सोर्स हो तो प्लेन होता है, तो ये होता है वेव फ्रंट ऑफ वेव फ्रंट
नहीं लिख रहे हैं, अप्लाइड है एनर्जी प्लस और एनर्जी है, ठीक है। और इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है इसकी यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूँ, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी और जुड़ दिया है। मैं डेरिवेशन नहीं निकाल रहा हूँ, उसमें जो एनर्जी थी एवरेज एनर्जी उसमें रो तक खत्म हो जाता था, इसमें वेलोसिटी ऑफ द वेव मल्टीप्लाई की है, ठीक है। तो नया फार्मूला नहीं लर्न कर रहा, जो हम धोखे से वी जोड़ दिए थे वो वी एनर्जी करंट या एनर्जी फ्लक्स में होता है। 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी, जहाँ रो उसकी मीडियम की डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, 2 आप जानते हैं, पाई स्क्वायर भी जानते हैं, एन फ्रीक्वेंसी है, एक एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब मैं एक और पॉइंट, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पढ़ानी जरूरी थी, मैं पढ़ा रहा हूँ। आपने एनर्जी फ्लक्स एनर्जी करंट जान लिया। अब हम लोग करते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब हम लोग इंटेंसिटी भी जान लेते हैं। इंटेंसिटी हिंदी वाले कहते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है। इसको भी कहते हैं अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी वो तो ट्रांसमिट होने के लिए है, ये पर्टिकुलर किसी सरफेस पे पड़ती है तो इंटेंसिटी कितनी थी ये मेजर की जा सकती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, छोटी छोटी डेफिनेशन लिखे दे रहा हूँ। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, दो डेफिनेशन है, पर यूनिट एरिया एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, एरिया इंटेंसिटी ऑफ, दो तरीकों से हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसमें रेट ऑफ एनर्जी फ्लो में टाइम अपने आप इंक्लूड हो गया, इसलिए इसमें टाइम नहीं लिखना है क्योंकि रेट हमने यहाँ यूज कर लिया है। तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया का और इसका जो एक्सप्रेशन है वही वाला है, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर सेम है, जो कि एनर्जी करंट का है या एनर्जी फ्लक्स का है, वही इंटेंसिटी का भी है, कंफ्यूज ना हो किसी भी एंगल से, राइट। दूसरी चीज ये बहुत ज़्यादा यूज करी जाती है, आई प्रोपोर्शनल टू के, ये आपने पहले भी यूज करी। अगर आप कोई पॉइंट सोर्स है उसके अराउंड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं और उसकी जो है इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम हमें पता हो, इसको बिठा देगा स्फेरिकल वेव्स जो बनती है, कहाँ से बनती है, पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। अगर हम ये कहें कि इंटेंसिटी उसकी बतानी है तो इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंसिडेंट
linearity per unit time divided by area. इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर W आप कह देते हैं, ठीक है, तो एरिया स्फेरिकल वेव फ्रंट का क्या होता है, ग्राउंड सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई r, तो ये भी आप इस रूप में भी फॉर्मूला रख कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि यहीं पे आज बात ख़त्म की जाए, प्रॉब्लम्स करके आइएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम जो और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कराऊंगा। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।